मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एनआईओएस क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 321 और विषय का नाम है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ट्रू फॉल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एक बार देख के जाइए, अच्छी तरह से समझ के जाइए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण सलाह है वो ये है, होम साइंस में जितने भी आप आंसर लिखने वाले हैं पॉइंट्स में लिखिए। गृह विज्ञान के आंसर हमेशा पॉइंट्स में दिए जाते हैं, आपको पॉइंट्स में लिखना है होम साइंस के बारे में। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं होम साइंस क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 321 की 321 की। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपके पब्लिक एग्जाम में टोटल चैप्टर आ कितने रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं लेसन 2 से लेके यानी कि पार्ट नंबर 2 से लेके पार्ट नंबर 27 तक तो आपको लगातार करना ही करना है सारे चैप्टर की स्टडी। उसके बाद ऑप्शनल मॉड्यूल आपका स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शनल मॉड्यूल में आपके 3 चैप्टर हैं, 21, 30 और 31। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ के जाने हैं सिर्फ 19 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं होम साइंस का पेपर निकालने के लिए। पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं बुक नंबर 1 की तरफ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान 321 सारे उत्तर आपको पॉइंट में लिखने हैं। जो भी आप उत्तर लिखोगे क्वेश्चंस के वो पॉइंट में लिखोगे। होम साइंस हमेशा पॉइंट में लिखी जाती है। होम साइंस का पेपर बहुत ही आसान पेपर आता है। जनरल क्वेश्चन आंसर आते हैं। बस आपको शब्दों को समझना है और शब्दों को समझते हुए कोई भी एक शब्द उठाकर उसके बारे में लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, स्कूल व कॉलेज में मूल्य व नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखो, स्कूल और कॉलेज का मतलब तो आपको समझ में आता है। मूल्य और नीतियां होती हैं अच्छी अच्छी बातें, ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, समय का पालन। ये सब क्या होता है, नीतियां होती हैं और मूल्य होते हैं। और ये स्कूल में क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, देश की तरक्की बनाने के लिए, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कॉलेज व स्कूल में मूल्य व नीतियां पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि बच्चा अपने बचपन में अधिकतर बातें कहाँ से सीखता है, स्कूल, कॉलेज और अपने परिवार से। इसलिए आपको क्या करना है, ये प्रश्न देखते हुए इसमें ये शब्द देखना है कि भाई मूल्य व नीतियां और कहां पर, स्कूल व कॉलेज। आपको इतना समझ में आता है और इसके बारे में आप छाप दीजिए। देखिए, अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। वीडियो को छोटा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ाऊंगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी मैं आपको समझाता सब कुछ रहूंगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में ही चौथा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आवश्यक नीतिगत आदतें कौन सी होती हैं। यानी कि विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए। विद्यार्थी को समय का पालन करना चाहिए, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, अपनी किताब, कॉपी और नोटबुक को तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, अपने विषय को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, परीक्षा के दौरान नकल नहीं करनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने साथी विद्यार्थियों की भी मदद करनी चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, विद्यालय के नियमों का पालन करें और हर एक पुस्तक को बहुत संभाल के रखें। पुस्तकों का सम्मान करें, नोटबुक का सम्मान करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, पेपर से पहले अच्छी तैयारी करें। तो ये हो जाएंगी विद्यार्थी के लिए आवश्यक नीतिगत आदतें। अब चलते हैं बुक 1 के चैप्टर नंबर 5 जो आपके सिलेबस में है। जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है वो मैंने छोड़ दिया है। अब देखते हैं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। देखिए, संतुलित आहार एक ऐसा भोजन होता है जिसमें सारी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। एक ऐसा भोजन जिसको करने के बाद शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसे हम बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐसी थाली जिसमें खाने के लिए
चावल भी हो, दाल भी हो, रोटी भी हो, हरी सब्जी भी हो, सलाद भी हो, इस तरह की थाली जिसको खाने के बाद किसी भी मनुष्य की विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जैसी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। संतुलित आहार वो होता है जिसको खाने के बाद आप मोटापे का शिकार नहीं होते और आप कमजोर भी नहीं रहते। ऐसे आहार को बोलते हैं संतुलित आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन। प्रश्न नंबर 1 और 2 लगभग एक जैसे ही हैं, ऐसे समझे। एक तो यहाँ पर रमा है, रमा जो बीमार हो गई है, ज्वर हो गया है, उसके आहार में संशोधन करना है। एक है शाम जो दोस्त के साथ फुटबॉल खेलता है, उसका फ्रैक्चर हो गया है। तो इनको क्या करना है, भोजन बताना है कि भाई अब इन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। बीमार आदमी का भोजन कैसा होगा? भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, दलिया खाएं भाई साहब, और क्या करें, दूध पिएं भोजन में, ये जो आप शामिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा भोजन ना करें जो पचाने में बहुत ही मुश्किल हो। बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, घर का ही खाना खाएं, उबला खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दूध दही पर ज्यादा ध्यान दें। इस तरह क्या कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो बेड रेस्ट पे है अपनी डाइट को इस तरह मेंटेन कर सकता है। अगला जो चैप्टर है अध्याय नंबर 6 वो है पोषण, और पोषण से आप क्या समझते हैं। देखिए पोषण का मतलब होता है शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर अपने आप को संतुलित महसूस करता है। पोषण यानी कि आप जरूरत से ज्यादा मोटे नहीं हैं और आप शारीरिक रूप से कमजोर भी नहीं है। अगर आपको मोटापा नहीं है, आपको कमजोरी नहीं है, तो आपको कहा जाता है पोषित। पोषण 3 प्रकार का होता है, सुपोषण, कुपोषण और अतिपोषण। सु मतलब नियंत्रित। अगर आपका शरीर न मोटा है न पतला है, आप कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो आपको कहा जाएगा सुपोषण। अगर आप जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं तो आप हो गए कुपोषण के शिकार। अगर आप अधिक मोटे हैं तो आप हो गए अतिपोषण के शिकार। अब चलते हैं अध्याय नंबर 9 की तरफ, जिसका नाम है खाद्य परिरक्षण। देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, खाद्य परिरक्षण क्या होता है। देखिए खाद्य का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं, और परिरक्षण का मतलब होता है संभाल के रखना। खाने पीने की वस्तुओं को संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना, खराब होने से बचाना। खराब होने से बचाना, जैसे कि आप बाजार गए, बाजार से आप टमाटर लेकर आए और आपने टमाटर फ्रिज में रख दिए, तो ये आपने क्या कर दिया, खाद्य परिरक्षण कर दिया। खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। अब अगला जो प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण करने के 4 कारण बताएं। तो देखिए खाने पीने की वस्तुओं को अगर आपको संभाल के रखना है, लंबे समय तक चलाना है, और आपको खाने पीने की वस्तुओं की बर्बादी नहीं करनी है, तो आप क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण करते हैं। खाद्य परिरक्षण के प्रकार, खाद्य परिरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, आप खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखें, खाने पीने की वस्तुओं को फ्रिज में रखें। कई बार ऐसी खाने पीने की वस्तु होती हैं जिन्हें गर्म करना पड़ता है, जैसे कि दूध। अगर हम बाजार से दूध लाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसको खराब होने से बचाते हैं। तो यह खाद्य परिरक्षण के तरीके हैं। पेपर में अगर खाद्य परिरक्षण से जुड़ा कुछ भी आता है तो आप उस पर ये वाली कहानी छाप कर आ सकते हैं, और कहानी आपको छाप कर आनी है पॉइंट में। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 स्थान प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। स्थान प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी जगह का सबसे बेहतरीन प्रयोग करना, कम जगह का सही इस्तेमाल करना स्थान प्रबंधन कहलाता है। देखिए स्थान प्रबंधन की जो आवश्यकता होती है वहां पर पड़ती है जहां पर जगह की कमी होती है। स्थान प्रबंधन में जो जगह है उसको इस तरह बनाया जाता है या वहां पर इस प्रकार वस्तुएं रखी जाती हैं जिससे कि कम जगह में भी अधिक से अधिक काम हो सके और कोई भी असुविधा ना हो। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं और आपके पास एक छोटा सा मकान है, तो आप क्या करते हैं, उस मकान को इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि कम जगह में भी आपका अधिक से अधिक सामान आ जाए, आप सुविधा से रह सके। उदाहरण एक समझिए, अगर आपके घर में
लैट्रिन और बाथरूम अटैच हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, तो स्थान प्रबंधन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला है जी आपका परिवार के कार्य। चलिए साहब, परिवार आप सब लोगों का भी होता है। परिवार दो प्रकार का होता है, संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा। बड़ा परिवार जो होता है उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। और एकल परिवार होता है जहां पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं एकल परिवार। तो यहाँ पर प्रश्न था कि परिवार के कार्य बताइए। परिवार के कार्य होते हैं बच्चों का लालन पालन पोषण करना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना, परिवार के सदस्यों की सहायता करना, दुख सुख में काम आना, लड़ाई झगड़े में काम आना, एक दूसरे की मदद करना, बर्थडे एक साथ मनाना, शादी का त्योहार एक साथ मनाना और होली दिवाली एक साथ सेलिब्रेट करना, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक साथ लड़ने भी जाना। ये सब क्या होता है? परिवार के कार्य होते हैं। प्यारे छात्रों, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको पेपर को समझने में आसानी हो जाए और आप अपनी तरीके से लिख के आइए। होम साइंस है, इसमें किताब का कुछ ऐसा नहीं कि आपको किताब की भाषा इस्तेमाल करनी है। अपने शब्दों में लिख के आइए, बस शब्दों को समझ लीजिए, जैसे कि स्थान प्रबंधन, परिवार। अब जैसे कि ये आ गया कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र को हम क्या कहें, कैसे समझें? चलिए सब समझाते हैं आपको। कार्य क्षेत्र क्या होता है? एक व्यक्ति जहां पर कार्य करता है उसे बोलते हैं जी कार्य क्षेत्र। ऑफिस, वर्क स्पेस, वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र। जैसे कि आपके पिताजी अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो उनका कार्य क्षेत्र है। आपकी माताजी किचन में रहती हैं, घर के काम करती हैं, तो आपकी माताजी का जो कार्य क्षेत्र हो गया वो घर हो गया, किचन हो गया। तो कार्य क्षेत्र एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति बैठकर अपना कार्य करता है, अपनी दिनचर्याओं की पूर्ति करता है, अपना व्यापार चलाता है, अपना कमाई करता है, जैसे कि ऑफिस, दफ्तर। और जो लोग ऑफिस या दफ्तर नहीं जाते उनका कार्य क्षेत्र उनका घर हो सकता है। वो वहां ही तो रहते हैं, सारा दिन वहीं तो कार्य करते हैं, तो उसे बोलते हैं आप कार्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दें। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है जहां पे आप काम करते हैं उसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं। देखिए, किसी का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, दफ्तर हो या घर हो, फैक्ट्री हो या कारखाना हो, सबसे पहले तो उसको साफ सुथरा रखिए। क्या रखिए? साफ सुथरा रखिए। दूसरा, हर एक वस्तु को संभाल कर रखिए। अगर एक ऐसा दफ्तर है जहां पर फाइलें संभाल कर रखी गई हैं, तरीके से सजा कर रखी गई हैं, तो आपका जो दफ्तर होगा प्रभावी रहेगा। तीसरी बात, कार्य क्षेत्र में उस सामान को ना भरें जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग अपने घर में इतना सामान भर लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में इतना सामान भर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। इतना सामान हो जाता है। तो कार्य क्षेत्र को थोड़ा सा हल्का ही रखें, उन सामानों को भरें, उन जरूरत की मशीनों को अपने घर पे लाएं जिनकी वास्तव में आवश्यकता हो। साफ सुथरा रहे और कम सामान अपने घर में भरें या अपने कार्य क्षेत्र में भरें। ये सब कार्य क्षेत्र को क्या करते हैं? प्रभावी बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। इसमें जो प्रश्न है वो है निवेश किसे कहते हैं। देखिए, निवेश का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो हम पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। उदाहरण समझिए, आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने एक उसकी प्रॉपर्टी यानी कि प्लॉट खरीद लिया, तो यह हो गया आपका निवेश। यानी कि आपने प्लॉट खरीद लिया है और आप चाहते हैं कि 5 साल में उस प्लॉट की कीमत डबल हो जाए, तो ये हो गया निवेश। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने क्या किया, एक कार खरीद ली, एप्पल का फोन खरीद लिया, ये निवेश नहीं कहलाएगा। ये तो आपके खर्चे कहलाएंगे। ये क्या है? आपके खर्चे हैं। अगर आपने एप्पल का फोन खरीदा तो ये खर्चा, लेकिन आपने पैसा इस तरह इस्तेमाल किया कि उस पैसे से पैसा कमाया जा सके, तो उसे बोलते हैं निवेश। उदाहरण समझ लीजिए। अगला जो प्रश्न है इसी में वो है छोटे पैमाने पर निवेश के क्या तरीके हैं। यानी कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा मैंने आप बताया निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके क्या तरीके हैं। छोटे छोटे प्लॉट खरीद लीजिए, 20 गज, 25 गज, 50 गज, 100 गज के प्लॉट खरीद लीजिए। गोल्ड खरीद लीजिए, गोल्ड यानी कि सोना चांदी खरीद लीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
अगर आपको शेयर मार्केट की समझ है तो आप शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप परिवार में अकेले कमाने वाले हैं तो आप किस में निवेश करेंगे? अगर मैं परिवार में अकेला कमाने वाला हूं और मेरे पास 10, 20, 30 लाख रुपए है, मैं तो भाई प्रॉपर्टी खरीदूंगा। जमीन में सबसे निवेश बढ़िया है, प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी से अच्छी खासी रिटर्न मिल जाती है, यानी कि अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। उदाहरण देके समझाइए कि ऊर्जा शब्द से क्या समझते हैं। देखिए, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी, मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। कार को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। एसी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बिजली से। तो ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने का तरीका। जैसे आप मनुष्य हैं, अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या करना होगा? भोजन करना पड़ेगा। कार में अगर पेट्रोल होगी तो उसे ऊर्जा मिलेगी साहब, एनर्जी मिलेगी। एसी जब चलेगा जब बिजली चलेगी। तो ये तो हो गया ऊर्जा। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, कहते हैं जी स्रोत, यानी कि स्रोत यानी कि सोर्स क्या क्या है, कोई उदाहरण देख के समझाइए। यहाँ पर बताया गया परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा हमारी क्या होती है, ये देखते हैं जी यहाँ पे। तो परंपरागत ऊर्जा वो होती है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला। लकड़ी, कोयला और गोबर के जो उपले होते हैं, जिन्हें हम कंडे भी बोलते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इलेक्ट्रिक कार जो आ रही हैं वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। सोलर कार जो आती हैं वो भी आपके गैर परंपरागत में आते हैं। परंपरागत में एक ऐसा ईंधन आ जाता है जैसे कि कोयला। कोयला क्या माना जाएगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। लकड़ी क्या मानी जाएगी? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जिन्हें हम काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और गैर परंपरागत यानी कि जो आज के जमाने के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इसको हम बोलते हैं गैर परंपरागत। अगला जो प्रश्न बन रहा है, एक घरेलू स्त्री को उसके घर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 सुझाव दीजिए। सपोज करिए आपकी माता जी हैं और इन्हें घर में ऊर्जा बचानी है तो क्या करें? सबसे पहले किचन में चलते हैं, वहां पर कुकर का प्रयोग करें, क्योंकि कुकर में जल्दी भोजन बच जाता है, तो वहां पर आप गैस बचा सकते हैं। दूसरा, बिजली। भाई बिजली आप कैसे बचा सकते हैं? ऊर्जा का संरक्षण करना है ना घर में, संरक्षण यानी कि बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? जहां पर आपको जरूरत नहीं है वहां पर बिजली की स्विच ऑफ कर दीजिए, आप बिजली बचा सकते हैं। छोटे छोटे ट्यूबलाइट्स लगवाइए, एलईडी बल्ब यूज करिए, हैवी बल्ब यूज मत करिए, एक साथ पंखा और एसी मत चलाइए। अगर आप टीवी और मोबाइल दोनों एक साथ चला रहे हैं तो भैया एक को बंद कर दो, या तो टीवी देख लो या मोबाइल देख लो। किचन में मैंने आपको बता ही दिया कि भोजन जब बनाते हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, उससे भी ऊर्जा का संरक्षण हो सकता है। तो इस तरह एक महिला अपने घर में ऊर्जा का क्या कर सकती है? संरक्षण कर सकती है। पुस्तक नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ, समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी आ जाइए। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप गृह विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सारे के सारे आंसर पॉइंट में ही देने हैं, पॉइंट में ही आपको रहना है। चलते हैं जी चैप्टर नंबर 15 की तरफ। चैप्टर नंबर 15 से आपकी बुक 2 शुरू हो जाती है। पर्यावरण निम्नीकरण, शब्द समझना है, बस शब्द को समझिए, बस शब्द को पकड़ते ही छापते। पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को गंदा करना, पेड़ पौधों को काटना, जंगलों को काटना, प्रदूषण करना, पॉलीथीन का प्रयोग करना, तालाबों को गंदा करना, फैक्ट्री से धुआं निकलना, वाहनों के हॉर्न बजना, ये सब क्या है? पर्यावरण निम्नीकरण के कारण है। अब प्रश्न है, आपके दैनिक जीवन के 2 उचित उदाहरण सहित पर्यावरण निम्नीकरण की परिभाषा दीजिए, जो मैं दे चुका हूं। पर्यावरण को प्रदूषित करना, गंदा करना, पॉलीथीन का प्रयोग करना, कोयले का प्रयोग करना, पेड़ पौधों को काटना, गाड़ी के हॉर्न जोर जोर से बजाना, डीजे की जोर जोर से आवाज,
करना, खुले में शौच करना, कूड़ा फेंकना, नदी तालाबों के अंदर जानवरों को नहलाना, सब कुछ पर्यावरण निम्नीकरण की तरफ आता है। अगला जो शब्द है वो है चैप्टर नंबर 15 में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण आप किस प्रकार कर सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण करना है तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, नदियों को साफ रखना पड़ेगा, तालाबों को साफ रखना पड़ेगा और आपको इस प्रकृति को साफ सुंदर बनाए रखना होगा। जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना, वन नहीं काटने, अधिक से अधिक वन लगाने हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना, तो आप क्या कर पाएंगे? इस पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। पहला था पर्यावरण निम्नीकरण और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण निम्नीकरण यानी कि पर्यावरण के गंदे होने के कारण, और पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय। इस तरह ये दो शब्द मिल जाएंगे और इसके बारे में आप छाप दीजिए। देखिए एक प्रश्न है, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली की तुलना एक शहर में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली से कीजिए। माना कि आप शहर में रहते हैं और हम गांव में रहते हैं, तो आपका जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है, तुलना करनी है। गांव में रहने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी जगता है, जग के अपने खेतों पे जाता है, जानवरों को चारा डालता है, फसल पे ध्यान देता है, खाने पीने को शुद्ध रखता है, अपने घर के दूध दही खाता है और शाम को जल्दी सोता है और समाज से घुला मिला रहता है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आता है गांव में रहने वाला व्यक्ति। और शहर में रहने वाला व्यक्ति सुबह लेट जगेगा, अगर लेट का ऑफिस है तो रात को देर तक जगेगा, मोबाइल चलाएगा, फास्ट फूड खाएगा, शो ऑफ ज्यादा करेगा, जिम जरूर जाएगा भाई साहब, और हमेशा छोटी छोटी दूर को जाना है, अगर घर से मंदिर भी जाना है तो बाइक लेके जाएगा। गांव का व्यक्ति पैदल पैदल ही चला जाता है। तो गांव और शहर के व्यक्ति में यही अंतर है, उनकी जीवन शैली में यही अंतर है। अगला जो प्रश्न है, तकनीकी विकास से किस प्रकार पर्यावरण का निम्नीकरण होता है? यानी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से पर्यावरण का क्या नुकसान हो रहा है? मोबाइल के प्रयोग से पर्यावरण का नुकसान क्या हो रहा है? जहाज के प्रयोग से, पानी के जहाज से, हवाई जहाज से, एसी प्रयोग से, फ्रिज के प्रयोग से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? इसको बोलते हैं तकनीकी विकास किस प्रकार पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहा है। जो भी हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं पर्यावरण का, ये कह लीजिए कि हम शोषण ही कर रहे हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। किसकी वजह से? तकनीकी विकास की वजह से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, श्रम बचाऊ उपकरण। श्रम बचाऊ यानी कि एक ऐसी मशीन जो आपकी मेहनत बचाती है। सबसे बढ़िया उदाहरण बताते हैं, अपने घर में ही समझ लीजिए, मम्मी आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती होंगी, तो मेहनत बच गई, श्रम बच गया। ऐसी मशीन जो मेहनत को कम कर दे, वॉशिंग मशीन इसका उदाहरण है। क्या आप कोई और उदाहरण बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए श्रम बचाऊ उपकरण। और साहब कोई और, जैसे कि मिक्सी, किचन के अंदर मिक्सी होती है, वो क्या करती है वहां पे, आपको पता ही है ना, तो वहां से श्रम बच जाता है, ये भी एक श्रम बचाऊ उपकरण हो गया। आजकल तो घर में पोंछा लगाने की मशीन भी आ रखी है, इससे भी श्रम बच जाता है। तो यह ऐसे उपकरण होते हैं जो मनुष्य को काम करने में मदद करते हैं और कम मेहनत के द्वारा कम समय में अधिक काम कर देते हैं। ऐसे उपकरण को बोलते हैं श्रम बचाऊ उपकरण। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर। घर में बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखेंगे? बिल्कुल बताते हैं भाई साहब। घर में अगर बिजली का सामान उपयोग करना है तो सबसे पहले ISI मार्क वाला सामान खरीद के लेके आना। जब भी कभी बिजली का कोई भी सामान प्रयोग करो तो चप्पल जरूर पहन लेना, हाथ आपके गीले नहीं होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के घर में MCB लगाना, बल्ब लगाना, भरोसे की दुकान से सामान खरीदना, गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड संभाल कर रखना। चैप्टर नंबर 16 से ही आपका अगला प्रश्न है, घरेलू उपकरण के चुनाव में कौन कौन से आप सावधानियां बरतेंगे? यानी घर के लिए आप सामान खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, तो कौन कौन सी सावधानियां बरतोगे भाई?
भरोसे की दुकान से सामान खरीदना, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, वारंटी कार्ड संभाल के रखना है, गारंटी कार्ड संभाल के रखना है और बिल जरूर लेना है। बिल जरूर लेना, अच्छा सामान खरीदना, थोड़ा सा महंगा सामान खरीद लेना जिससे कि चले। अगर सस्ते के चक्कर में रहोगे तो बार बार परेशान होगे। तो घरेलू उपकरण खरीदते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो जी, अब हो गया आपका चैप्टर नंबर 16 और अब चलते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लास 12, सब्जेक्ट कोड 321। आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको एनआईओएस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो 12 से 6 के बीच में जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल कर लेना, फोन उठा लेंगे आपका और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे 12 से 6 के बीच में। पेपर टाइम में उठाएंगे, पेपर टाइम में ये सुविधा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 17, निम्न की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार जाता है, सामान खरीद के लाता है और उसका प्रयोग करता है। बाजार गए, दूध खरीद कर लाए और दूध लाके पी लिया, तो आप हो गए दूध के उपभोक्ता। आंसर पॉइंट में लिखना। उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता को उसके अधिकार दिलाना, उपभोक्ता को उसके कर्तव्यों की याद दिलाना, उपभोक्ता को सही और गलत का ज्ञान करवाना उपभोक्ता शिक्षा कहलाती है। उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है जनाब? जब उपभोक्ता अपनी हक की लड़ाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, हड़ताल करता है और कंपनी के विरुद्ध शिकायत करता है, दुकान के विरुद्ध शिकायत करता है, तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता आंदोलन। बाजार में उपभोक्ता के सामने आने वाली समस्या है। जब मैं बाजार जाऊं एक उपभोक्ता के रूप में तो मेरे सामने कौन कौन सी समस्या आएंगी? बहुत सारी समस्या आती है भाई साहब। जब हम बाजार जाते हैं, दुकानदार कभी तो नकली सामान दे देता है, कभी सेकंड कॉपी पकड़ा देता है, कभी बिल मांगो तो बिल नहीं देते। जब किसी वस्तु की कीमत तय नहीं होती तो उसको ग्राहक के अनुसार देखता है कि सामने किस प्रकार का ग्राहक है, उसके हिसाब से वो पैसे मांग लेता है। ऐसा अधिकतर होता है कपड़े वालों की दुकान पे, ग्राहक देते हैं। तो बाजार में उपभोक्ता के सामने आने वाली समस्या, अधिक कीमत वसूलना, नकली वस्तु मिल जाना, सेकंड कॉपी मिल जाना, बिल ना मिलना। कई बार तो ऐसा होता है बाजार में सामान खरीदने गए, दुकान से सामान खरीद के लाए, 2 महीने बाद पहुंचे तो पता चला कि दुकान ही गायब है। लो जी, हो गई समस्या। तो ये सब उपभोक्ता के सामने समस्या आ जाती है। अब आ जाओ जी उपभोक्ता के अधिकार। एक उपभोक्ता के रूप में आपके क्या क्या अधिकार हैं? सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये सब आपको अधिकार हैं। सुरक्षा, सुनवाई, चयन, उपभोक्ता शिक्षा और निवारण का अधिकार, ये उपभोक्ता के होते हैं अधिकार। और उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व है? यानी कि जब आप बाजार में जा रहे हो तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। उत्तरदायित्व का मतलब है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है। देखो जी, सबसे बड़ी उत्तरदायित्व है कि चलती फिरती दुकानों से सामान मत खरीदना। ये आपका उत्तरदायित्व है। जहां भी सामान खरीदो बिल जरूर प्राप्त करना। कोई भी वस्तु खरीदो तो उस पर ये देखना कि एक्सपायरिंग डेट डली है या नहीं डली है। कीमत जरूर चेक करा करो। कीमत जरूर चेक करनी है। उस पर 150 रुपए लिखे हैं और दुकानदार आपसे 160 रुपए लेके रख लेता है, तो ये गलत है ना। तो इसलिए आप जो भी वस्तु खरीदो उस पर कीमत जरूर चेक करो। डिस्काउंट की बात जरूर करो, क्योंकि उपभोक्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि भैया जो भी बिल लेके आ रहा है उसे संभाल कर रखे, ये भी उसका उत्तरदायित्व है। चलती फिरती हुई दुकानों से सामान ना खरीदो, सस्ते के चक्कर में ना रहो भैया। अगर सस्ते के चक्कर में रहोगे तो लुट के आओगे ही, फिर आपका सामान खराब जाएगा ही, फिर आप बाद में बोलो साहब। तो ये सब नहीं चलता। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं, बाल्यावस्था। देखिए, बाल्यावस्था का मतलब होता है बालक। और बालक कौन माना जाता है? 1 से लेके 14 साल तक की उम्र के हम लोग क्या कहते हैं? बालक हैं भाई। 14 साल से ऊपर हम ये नहीं कहते कि ये बालक है, वो हो जाता है किशोर, जो आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या माना जाता है? बालक माना जाता है। 14 साल तक की उम्र के बच्चे को हम बालक मानते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 वर्षीय बच्चे के भाषा विकास की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो 10 साल का जो बच्चा है उसकी भाषा का विकास कैसे होता है और क्या क्या कारण होते हैं। बाल्यावस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब जो प्रश्न है, एक 10 वर्षीय बच्चे के विकास
की व्याख्या करें। और कौन सा विकास? भाषा का विकास। 10 साल का बच्चा सारी बातें बोलने लग जाता है, हिंदी बोलने लग जाता है, भोजपुरी बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, जिस परिवार से होगा वो बोलने लग जाता है। 10 साल के बच्चे को सारी भाषा समझ में आ जाती है कि भाई इसका क्या मतलब है। अब किस प्रकार होता है, उस पर किस बात का असर होता है, भाषा किस प्रकार प्रभावित होती है? देखिए, भाषा प्रभावित होती है आपके परिवार से। आपके परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेगा 10 साल का बच्चा, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलेगा, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बोलेगा। तो परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भाषा के विकास में। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विद्यालय की। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसकी अलग भाषा हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था तो उसकी अलग भाषा हो जाती है। मित्र मित्रों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भाषा के विकास में। तो भाषा के विकास में परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज, सोशल मीडिया, सिनेमा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यह बच्चा सीख जाता है 10 साल की उम्र तक। भाषा का अच्छी तरीके से उसे ज्ञान हो जाता है। चैप्टर नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किशोर अवस्था को अपनी भाषा में समझाइए। देखिए, किशोर अवस्था कौन सी होती है? 14 से लेके जो 16, 17, 18 साल तक की उम्र होती है उसे बोलते हैं हम किशोर। 14 से लेके 16, 17 साल तक की जो उम्र है उसे बोलते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कहते हैं जी उसे। किशोर अवस्था में लड़के व लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, किशोर होने लगते हैं, तो लड़कों की बात करते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती है साहब, मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है किशोर अवस्था में लड़कों के। आवाज में भारीपन आ जाता है, छाती पे बाल आ जाते हैं, बगल में बाल आ जाते हैं किशोर अवस्था में। ठीक है जी, लड़कों के। अब दूसरी तरफ लड़कियों की बात करते हैं, तो लड़कियों के लिए किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं कि साहब, एक तो शरीर में उनके वृद्धि हो जाने लग जाती है, ये बात हो जाती है। नितंब बढ़ जाते हैं साहब उनके, ये भी वृद्धि हो जाती है। और लड़कियां समझदार होने लग जाती हैं। बाकी आप सब लोग समझदार हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि लड़के और लड़कियों में 14 साल से लेके 18 साल तक की उम्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किशोर अवस्था की विशेषताएं व समस्याएं। देखिए, किशोर अवस्था की समस्या हम आपको बताते हैं। किशोर का मतलब तो आप समझ ही गए, 14 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र है वो उसे किशोर कहा जाता है। किशोर अवस्था की क्या क्या समस्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के को बोल देते हैं किशोर, लड़की को बोल देते हैं किशोरी। तो भैया, ये जो लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है प्यार मोहब्बत में पड़कर ये गलत कदम उठा लेते हैं। अपने दोस्तों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का इन पर असर होता है। जो भी दोस्त इनके कह दें तो उनको ये बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अपने शरीर को लेकर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगर इन्हें कोई समझाए, माता पिता या अध्यापक कोई समझाए, तो उन्हें लगता है कि ये लोग हमारे दुश्मन है। बात समझ में नहीं आती है। कई बार तो इस उम्र के बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले कमरे में बंद हो जाएंगे, बहुत देर तक कमरे में बंद रहेंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने आप को निहारते रहते हैं और फैशन के प्रति इनकी रुचि बढ़ जाती है। नई नई चीजों को सीखने का इनमें जज्बा पैदा हो जाता है किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में इन सब बातों का बदलाव होता है और यही सारी समस्याएं होती हैं किशोरों की। अगला जो प्रश्न है, किशोर अवस्था में मित्रों तथा हम उम्रों की भूमिका। देखिए, जब कोई बच्चा 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में होता है तो दोस्त और जो साथ के लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? बहुत ही जबरदस्त भूमिका रहती है भाई। अगर आपके दोस्त चोर हैं तो आप चोर बनोगे, शरीफ हैं तो आप शरीफ बनोगे, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले बनोगे। तो भैया, किशोर जो लोग होते हैं अपने दोस्तों की तरह ही देखने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गाली गलौज भी हम वहीं से सीख पाते हैं। तो अगर हमारे दोस्त ईमानदार हैं तो हमारे अंदर ईमानदारी का गुण आ जाएगा। दोस्त ही हमें सिनेमा की तरफ ले जाते हैं, दोस्त ही हमें नशे की तरफ ले जाते हैं, दोस्त ही हमें पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं, दोस्त ही हमें खेल की तरफ ले जाते हैं।
तो किशोर अवस्था में मित्र तथा हम उम्र लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रश्न को काफी गंभीरता से लें। प्यारे छात्रों, याद रखना, जब भी किशोर अवस्था आए तो 14 साल से लेके 18 साल के बच्चों के बारे में जो भी आपको समझ में आता है छाप छूप करके आ जाना और सही तरीके से चला जाएगा पेपर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे आंसर पॉइंट में लिखने हैं। होम साइंस आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ। बालिकाओं के प्रति बरते जाने वाले भेदभाव, यानी कि समाज में जो लड़कियों के साथ भेदभाव किए जाते हैं उनको बताएं। एक घर में लड़का है और उसी घर में लड़की है, तो क्या भेदभाव किए जाते हैं? शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, कपड़ों में भी भेदभाव कहा जाता है, और तो और बाहर घूमने पर लड़कों को जितनी आजादी होती है बाहर घूमने की, उतनी आजादी लड़कियों को नहीं होती। हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई माता पिता लड़कों पे अधिक ज्यादा ध्यान देते हैं और लड़कियों के प्रति उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक लड़के के लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशन लगवाया जाएगा, अच्छा स्कूल पढ़ाया, और उधर लड़की की तरफ अरे पढ़ ले भाई जैसे पढ़ना है, और लड़कियां पढ़ भी लेती हैं। लड़कियों को कमजोर माना जाता है और लड़कों को माना जाता है ताकतवर। लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वह घर के काम करेंगी और लड़कों से उम्मीद की जाती है कि भैया वो बाहर के काम करेंगे। बाहर के सारे काम लड़कों की जिम्मेदारी और घर के सारे काम लड़कियों की जिम्मेदारी। कपड़ा धोना है, झाड़ू पोंछा लगाना है, दे दिया जाता है लड़कियों को। तो घर में भी भेदभाव होता है लड़कियों के साथ, समाज में भी होता है, परिवार में भी होता है, यहाँ तक कि दफ्तर में भी जहां पर ये काम करने जाती हैं महिलाएं, वहां भी उनके साथ भेदभाव होता है। बाल अपराध की परिभाषा दीजिए। बाल यानी कि बच्चे, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं बाल। बाल अपराध क्या होता है? इन बच्चों के साथ जो भी समाज में गलत व्यवहार होता है उसको बोलते हैं बाल अपराध। जैसे कि ये मानिए कि कोई बच्चा है और 14 साल का बच्चा है और वो किसी ढाबे पर काम कर रहा है, चाय वाले के यहाँ काम कर रहा है, तो ये सब किस में आता है? बाल अपराध में आता है। बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं? बाल अपराध के कारण होते हैं गरीबी। अगर किसी का परिवार गरीब है तो वो बाल अपराध की तरफ चला जाता है। शिक्षा की कमी, माता पिता के आपस के झगड़े, गलत दोस्त, गलत सोहबत, अपहरण। अगर किसी बच्चे का अपहरण हो जाए तो उस पर बाल अपराध करवाए जाते हैं। बच्चे के साथ मारपीट करी जाती है, गाली गलौज करी जाती है और बच्चे के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, यौन शोषण किया जाता है बच्चे का। तो जो बच्चे होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह का गलत व्यवहार होता है, वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने आपको उदाहरण बताया, अगर कोई बच्चा जो 14 साल का है वो किसी चाय वाले की दुकान पे काम कर रहा है, रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? बाल अपराध। अगला प्रश्न भी लगभग इसी कैटेगरी में आता है, बच्चों से काम करवाना। कारखाने में काम करवाना, दुकानों पे काम करवाना, होटलों पे काम करवाना, रेस्टोरेंट पे काम करवाना, ये सब क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम किसकी वजह से होता है? गरीबी की वजह से होता है, शिक्षा की कमी की वजह से होता है, बेरोजगारी की वजह से होता है, माता पिता के झगड़े की वजह से होता है, दोस्तों की वजह से भी होता है, कभी कभी ना गलत आदतों की वजह से भी बाल श्रम में लग जाते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं? मानसिक विकलांगता का मतलब होता है स्लो लर्नर, दिमाग से कुछ कम, दिमाग से थोड़ा सा पैदल, दिमाग में कुछ कमी, इसे कहते हैं मानसिक विकलांगता। और बच्चों से थोड़ा सा कम, और बच्चे जिस प्रकार समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि ऋतिक रोशन था, याद आ रहा है? जादू वाली जो पिक्चर थी उसमें जो ऋतिक रोशन था वो मानसिक रूप से क्या था? विकलांग था। यानी कि शरीर से तो बढ़ गया था लेकिन दिमाग से नहीं बढ़ा था, तो ये मानसिक विकलांगता का उदाहरण हो सकता है। विकलांग बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? विकलांग यानी कि कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? विकलांग बोलते हैं। विकलांग बच्चों को सहायता करने के लिए उनके लिए जो मशीन होती है, जैसे कि कोई बच्चा कान से नहीं सुन पा रहा है तो उसके लिए कान की मशीन लगा दो, हियरिंग मशीन लगा दो। कोई बच्चा पैदल है, उसका पैर खराब है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल पैर लगवा दो, या उसके लिए जो रोलिंग चेयर आती है वो दिलवा दो।
और विकलांग बच्चों को अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर दें, समझने का अवसर दें, उन्हें ये महसूस न कराएं कि वो किसी भी तरीके से अलग हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एड्स व एचआईवी का पूरा नाम लिखिए और इससे संबंधित कुछ भ्रांतियां बताइए। भ्रांतियां यानी कि भ्रम बताइए। देखिए, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। इसका जो कारण होता है अधिकतर तो होता है शारीरिक संबंध। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है और वह दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है जिसको एचआईवी है, तो एचआईवी की बीमारी फैल सकती है। ब्लड का ट्रांसफर, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का खून अगर आप दूसरे व्यक्ति को चढ़ाते हैं तो उसे भी एचआईवी हो सकता है। जो लोग इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं, एक ही इंजेक्शन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लगा देते हैं, तो वहां पर एचआईवी यानी कि एड्स की बीमारी फैल सकती है। लेकिन एचआईवी को लेकर कुछ भ्रम भी हैं। कुछ लोग एचआईवी को पता नहीं क्या समझते हैं, तो उसके बारे में कुछ भ्रम भी हैं। मैं आपको भ्रम बताता हूँ। एचआईवी कभी भी साथ बैठने से नहीं फैलता। ये कोरोना वायरस नहीं है जो एक दूसरे के पास बैठने से फैल जाएगा। एचआईवी साथ में खाना खाने से भी नहीं फैलता, छूने से भी नहीं फैलता। ये भ्रम है कि भाई एचआईवी अगर है किसी को तो उसके साथ नहीं बैठना है, कि उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसे छूना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और एक और भ्रम है कि एचआईवी वाले व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक अच्छा जीवन जिए, अच्छी तरीके से खाना खाए, योगा करे, तरीके से दवाइयां ले, तो वो भी एक लंबा जीवन जी सकता है। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे कौन होते हैं? एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने के अवसर नहीं मिलते, एक ऐसा बच्चा जिसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते, समाज में सुविधाएं नहीं मिलती, समाज में सम्मान नहीं मिलता, जाति की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गरीबी की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खेल कूद के अवसर नहीं मिलते। एक ऐसा बच्चा जो अन्य बच्चों की तुलना में कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, पिछड़ा होता है, वह सुविधाएं नहीं प्राप्त करता जो सामान्य बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं हम आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 26 की तरफ। वस्त्र बेचने से संबंधित कौन सी धांधलियां हैं? कपड़े की दुकान पे जाओ, सबसे ज्यादा धांधली यही मिलती है भाई। क्या धांधली मिलती है आपको यहाँ पर? देखो जी, कभी भी कपड़े पर कीमत नहीं लिखी रहती, तो यहाँ पर कीमत को लेकर सबसे ज्यादा धांधली होती है। पहली बात। दूसरी बात, कपड़े को लेकर कभी भी वारंटी और गारंटी नहीं दी जा सकती। कई दुकानदार गारंटी दे देते हैं और बाद में जब आप इनसे बदलने जाओ तो वो कहते हैं भाई साहब पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहाँ भी धांधली हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें छेद निकल आता है। जब घर पे आके देखा तो कहीं से फट रहा है, कहीं से छेद निकल रहा है। आप वापस करने जाते हैं तो दिखा देता है भाई साहब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो कपड़ा जो है, जो कपड़े का जो व्यापार है, सबसे ज्यादा धांधली का व्यापार मानता हूं मैं इसे। कीमत को लेकर, रंग को लेकर, साइज को लेकर और कभी कभी तो ब्रांड को लेकर भी। ब्रांड में से जो नाम होगा उसमें से कई स्पेलिंग को इधर से उधर कर देंगे और उसी के नाम से बेच देते हैं, सेकंड कॉपी बेच देते हैं। तो ये सारी धांधली होती है वस्त्र बेचने के दौरान। अगला प्रश्न है जी, अपनी कॉलेज जाने वाली बहन के लिए कौन सा वस्त्र व परिधान सबसे उपयुक्त रहेंगे? आपकी सिस्टर हैं जी और वो जाती हैं कॉलेज, उनके लिए कैसे कपड़े खरीदेंगे? भाई लहंगा चुन्नी खरीदोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या खरीदोगे? मैं अगर होता तो मैं खरीदता एक जीन्स और जीन्स के साथ बढ़िया सी टॉप, जिसको पहनकर वो बड़ी ही आसानी से अपना कॉलेज चली जाए, बस में बैठ जाए, स्कूटी में बैठ जाए। न तो मैं उसके लिए साड़ी खरीदूंगा, न मैं उसके लिए लहंगा खरीदूंगा, न मैं ऐसे कपड़े खरीदूंगा जो बहुत जल्दी गंदे हो जाएं। क्यों नहीं खरीदूंगा भाई? अगर भाई कॉलेज जा रही है, भाग दौड़ करेगी, क्लास जाना है, कैंटीन जाना है, दोस्तों के साथ उठना बैठना है, तो कपड़े कम से कम ऐसे तो हों जो बहुत जल्दी गंदे ना हो। तो इस तरह के कपड़े मैं अपनी बहन के लिए खरीदूंगा जो कॉलेज जा रही है। ऐसे कपड़े नहीं खरीदूंगा जो ज्यादा चटक मटक वाले हों। अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री या धुलाई शब्द का क्या अर्थ है? कपड़ों की साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई क्या कहलाती है भाई? लॉन्ड्री कहलाती है।
ड्राई क्लीन की दुकान पे जाओ, वहां पे धुलाई होती है, शुष्क ड्राई क्लीन होती है आपकी। कपड़ों को धुलवाना क्या कहलाता है? धुलाई कहलाती है। और इसके लिए क्या है? लॉन्ड्री है, वहां पे आप कपड़े दे सकते हैं और वो आपके कपड़ों को धोकर देंगे। कपड़ों की धुलाई करना क्यों जरूरी है? अगर कपड़ों की धुलाई नहीं करेंगे तो गंदगी उन पर जम जाएगी, बदबू आएगी, गंदे दिखेंगे, बीमारियां फैलेंगी, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी है, इसलिए कपड़ों की धुलाई करना जरूरी है। धब्बे क्या है? धब्बे को आप किस प्रकार पहचानोगे? अगला जो प्रश्न है वो है धब्बे क्या है और धब्बे को आप किस प्रकार पहचानोगे? तो गुरु, धब्बे एक ऐसा दाग जो हम अपने कपड़ों पे या कहीं भी नहीं देखना चाहते, उसको हम बोलते हैं धब्बा। धब्बे को आप किस प्रकार पहचानोगे कि भाई चाय का धब्बा है, ग्रीस का धब्बा है, सब्जी का धब्बा है? तो आप बड़ी आसानी से उसे देखकर पहचान लेते हैं। कई बार तो कोई लोग सूंघ कर भी पहचान लेता है, कई बार आप उसे खरोच कर भी पहचानते हैं कि भाई ये धब्बा किस चीज का है। धब्बे को छुड़ाते समय सावधानी कौन कौन सी बरतनी चाहिए? अगर आपके कपड़े पर कोई धब्बा लग गया तो क्या क्या सावधानी रखोगे? देखो भाई, जैसे ही धब्बा लग जाए सबसे पहले उसे धो लो, सादे पानी से धो लो जिससे कि धब्बे का असर कम हो जाए। दूसरी बात, धब्बा अगर लग गया है तो उसे रगड़ रगड़ के छुड़ाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है रगड़ के छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा ही फट जाता है। ये बात, वेनिश का प्रयोग कर लो। वेनिश जो होता है धब्बों को छुड़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है, तो आप इस प्रकार धब्बे को छुड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है वस्त्र की धुलाई के 3 प्रमुख चरण। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो इसकी धुलाई के 3 प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो वस्त्र को धोने के लिए आप सबसे पहले तो जो कपड़े हैं उनमें से काले और सफेद कपड़े या रंगीन कपड़े, और जो सफेद कपड़े उन्हें अलग कर लीजिए। फिर उन्हें जाके भिगो दीजिए, थोड़ी देर उसे भिगोने दीजिए, कभी कभी 1 घंटे, कभी कभी 2 घंटे। फिर उन्हें रगड़िए, फिर उन्हें खगालिए, फिर उन्हें अच्छी तरह से दोबारा और खगालिए। उसके बाद बाहर डालिए धूप में, उल्टा करके डालें, धूप में उल्टा सुखाएं कपड़े को। जब सूख जाए तो उन्हें घर में लाइए अंदर, फिर उन पर इस्त्री यानी कि प्रेस करिए, फिर उन्हें संभाल के रख दीजिए। हो गए धुलाई के चरण। प्यारे छात्रों, जो होम साइंस विषय है काफी आसान होता है। एक शब्द पकड़ना है, उसी के बारे में छापना है, पॉइंट में आपको लिखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको अगले सब्जेक्ट की वीडियो भी मिल जाएंगी। और एक बार आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपको एनआईयू से जुड़े हुए कोई भी हेल्प चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है 12 से 6 के बीच में, उसमें कॉल कर लीजिए। जो भी बेस्ट हेल्प होगी वो मैं आपकी कर पाऊंगा।